Yeah. So today what we have? Today we have some MCQ with explanatory answer on Hamlet. आज हम लोग जो बात करेंगे हैमलेट को लेके बात करेंगे. हैमलेट इज अ वेल नोन ट्रेजिडी या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेजिडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर का काफी ज्यादा पॉपुलर ट्रेजिडी आपका हैमलेट है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हैमलेट्स प्राइमरी रीजन फॉर डिलेइंग हिज रिवेंज अगेंस्ट क्लाउडियस. हैमलेट अपने चाचा क्लाउडियस के खिलाफ अपने एक्शन को क्यों डिले करता है? फियर ऑफ डेथ, डेथ की वजह से. अनसर्टेनिटी अबाउट द गोस्ट रिलायबिलिटी. या आंसर बी इज द राइट आंसर. जब ड्रामा शुरू होता है तो ड्रामा के शुरू में हैमलेट के फादर किंग हैमलेट का गोस्ट नजर आता है उसको जो है, और वो कहता है कि तुम्हारे चाचा क्लाउडियस ने मेरा मर्डर किया हुआ था. कैसे? जब मैं बगीचे में सो रहा था तो उन्होंने मेरे कान में आकर के पॉइजन जो है डाल दिया था जिससे मेरी डेथ हुई थी. तो हैमलेट सोचता है कि ये गोस्ट है, पता नहीं ये सही बोल रहा है या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस घटना को पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि इसमें कितनी सत्यता है. इस चीज को ले करके वो क्या करता है, अपने एक्शन को डिले कर देता है. और जब ड्रामा में डिले इन एक्शन दिखाया जाता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया दैट इज प्रोकास्टिनेशन. प्रोकास्टिनेशन. और इस चीज को कैसे वेरीफाई करता है? ड्रामा में एक माउस ट्रैप प्ले विद इन प्ले के अंतर्गत वही सीन रिपीट की जाती है जैसे जो है हैमलेट के चाचा क्लाउडियस ने किंग हैमलेट के खिलाफ किया था. ऐसे ही भरी सभा में ये सब एक्टर बनके इसके द सेम रोल दे प्ले, देन दे come to know about the कंसाइंस. किसके कंसाइंस को? क्लाउडियस के कंसाइंस को वे समझते हैं. तो अगर कभी भी आता है कि हैमलेट के डिले इन एक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है? he wants to verify the statement given by the ghost because he thinks that the ghost might be the symbol of ill omen. या गोस्ट उसको हो सकता है डेविएट कर रहा हो, बुराई के रास्ते पर ले जा रहा हो. उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो बदले की भावना की को सोचता है. क्वेश्चन नंबर 2 है विच कैरेक्टर सर्व्स एज हैमलेट्स फॉयल रिगार्डिंग द थीम ऑफ रिवेंज. करें कि जो हैमलेट जो प्ले है इसमें थीम ऑफ रिवेंज है और इसमें कौन सा वो कैरेक्टर है जो कि हैमलेट के खिलाफ फॉयल के रूप में तैयार किया जाता है. फॉयल का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं दुश्मन, लेकिन उसके समकक्ष दुश्मन. जैसे राजा क्लाउडियस उसका चाचा, वो डायरेक्ट हैमलेट से नहीं लड़ेगा, लेकिन वो हैमलेट जैसा एक दूसरा नवयुवक तैयार करता है हैमलेट को रोकने के लिए. और वो आदमी कौन है? लेयर्टीज है, जो पोलोनियस का बेटा. चूंकि आपने समरी पढ़ा है, यू नो अबाउट हैमलेट, यू नो अबाउट ओफिलिया, यू नो अबाउट लेयर्टीज, यू नो अबाउट पोलोनियस, यू नो अबाउट गर्ट्रूड, यू नो अबाउट किंग हैमलेट. दिस कैरेक्टर्स यू नो. तो केवल उसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो हैमलेट के फाइल के रूप में तैयार किया जाता है. हैमलेट के फाइल के रूप में किसको तैयार किया गया है? लेयर्टीज को तैयार किया गया. और जो लेयर्टीज है वो कौन है? किसका लड़का? पोलोनियस का बेटा है. आंसर बी इज द राइट आंसर. एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है कि लेयर्टीज सर्व्स एज हैमलेट्स मोस्ट डायरेक्ट फॉर रिगार्डिंग रिवेंज व्हाइल हैमलेट डिलिब्रेट्स एंड डिलेज हिज वेंजेंस. Laertes rushes impulsively to avenge his father's Polonius death, demonstrating. और आरोप क्या लगाया जाता है कि तुम्हारे लेयर्टीज से कहा जाता है कि तुम्हारे फादर पोलोनियस की हत्या जानबूझ करके हैमलेट ने किया हुआ है. तो हैमलेट अपने फादर का बदला लेना चाहता है. उस बदले को कंट्रोल करने के लिए आपका जो किंग क्लाउडियस है किसको खड़ा करता है? वो लेयर्टीज को खड़ा करता है. और क्या लेयर्टीज से कहता है कि तुम्हारे फादर का मर्डर, योर फादर वाज मर्डर्ड ब्रूटली बाय हुम? बाय हैमलेट. ये एक पॉइंट वहां पे आता है उसके सामने, उसमें वो आता है. तो एक पॉइंट हमें क्या करना है, हमें इस पार्टिकुलर चीज को ध्यान में रखना है कि फाइल के रूप में उसको तैयार किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज ओफिलियाज मैडनेस प्राइमरली सिंबलाइज इन द प्ले. ओफिलिया के मौत का मुख्य कारण क्या था? व्हाट डज ओफिलियाज मैडनेस, ओफिलिया के पागलपन का प्राइमरली सिंबलाइज इन द प्ले. ओफिलिया का जो पागलपन था वह मुख्यतः किस रूप में सिंबलाइज किया गया है? द करप्शन ऑफ डेनमार्क, the consequence of Hamlet's feigned madness, the destruction of innocence. ओफिलिया का जो मैडनेस है वो प्रतीक है कि ओफिलिया बहुत इनोसेंट थी
और ओफिलिया could not know या could not understand the nature of Hamlet, and she was in love with whom? She was in love with Hamlet. And what happened that ki with the passage of time she came to know that ki Hamlet loves her, but Hamlet has more important to take the revenge of his father instead of any other thing. तो वो क्या करता है, वो कहता है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनोसेंस वहां पे होता है। ओफिलिया की मैडनेस को जो मुख्यतः दिखाया गया है, वो दिखाया गया है कि वह इनोसेंट है और कैसे इनोसेंस के नाम पर उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में भी ये बात बताई गई, ओफिलियाज डिसेंट इनटू मैडनेस, ओफिलियाज का जो डिसेंट नेचर था वही उसके मैडनेस का कारण बनता है। एंड इवेंचुअल सुसाइड, लास्ट में वह सुसाइड करती है। सिंबलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इनोसेंस, जो प्रतीक है इनोसेंस की हत्या का। इनोसेंस की हत्या का मतलब निर्दोष आदमी का कैसे उसको मजबूर कर दिया जाता है कि टू कमिट सुसाइड, इस चीज को लेकर के इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गोस्ट इन हैमलेट। जो गोस्ट नजर आता है हैमलेट में उसका क्या महत्व है। इट रिप्रेजेंट्स हैमलेट्स साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन, it serves as a catalyst for the plays events, it symbolizes the unresolved past haunting Denmark। ये सब कुछ है। आंसर डी इज द राइट आंसर। आंसर डी में क्या क्या आया हुआ है कि जो गोस्ट है जो हैमलेट में नजर आता है वो क्या क्या है। इट रिप्रेजेंट्स हैमलेट साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन, या हैमलेट के अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है या हैमलेट को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करता है। इट सर्व्स एज अ कैटलिस्ट, यह एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और हैमलेट को इंस्टिगेट करता है बदला लेने की भावना से। और इट सिंबलाइजेस द अनरिजॉल्व पास्ट हांटिंग डेनमार्क, या ये भी बताता है कि डेनमार्क का जो राजा इस समय क्लाउडियस है उसने वहां के राजा जो सबसे जो राजा एक तरह से ऑथराइज्ड किंग थे, इनोसेंट किंग जो थे जिनका नाम किंग हैमलेट था, उनका मर्डर जो है किसने किया, उनका मर्डर क्लाउडियस ने किया। तो इसमें जितने ऑप्शन है गोस्ट सबको रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्लेनेशन में भी दे रहा है कि द गोस्ट सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस, इट इनिशिएट्स द रिवेंज ऑफ प्लॉट, यह जो है क्या करता है कैटलिस्ट का काम करता है। रिप्रेजेंट द अनरिजॉल्व मर्डर, और उस मर्डर की जो गुत्थी सुलझी नहीं है उसको भी वो उसको जो है अनरिजॉल्व करता है। अनरिजॉल्व मर्डर जो होता है उसका खुलासा करता है। हैज करप्टेड डेनमार्क, और जिससे पूरे डेनमार्क में करप्शन है। एंड कैन बी इंटरप्रेटेड एज हैमलेट साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन ऑफ हिज सस्पिशियस, और यह कहीं ना कहीं हैमलेट के अंदर जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए उसे उत्प्रेरक का काम करता है। शेक्सपियर डिलिबरेटली मेंटेन्स एम्बिगिटी अबाउट द गोस्ट नेचर, शेक्सपियर जानबूझ करके जो है गोस्ट के नेचर को क्या करते हैं उसको मेंटेन करते हैं जानबूझ करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच थीम इज नॉट सेंट्रल टू हैमलेट, कौन सी वह थीम है जो सेंट्रल नहीं है हैमलेट में। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, रिवेंज एंड जस्टिस, रोमांटिक लव कांकरिंग ऑल ऑब्स्टैकल्स, द करप्शन ऑफ पावर। अगर देखा जाए तो जो आपका सेंट्रल थीम नहीं है वो रोमांटिक लव कांकरिंग ऑल ऑब्स्टैकल्स। पूरे हैमलेट में कहीं पे रोमांटिक लव को नहीं दिखाया गया। लव इज देयर, लव इज बिटवीन ओफिलिया एंड हैमलेट, लेकिन ओफिलिया और हैमलेट के बीच का जो वो लव है वो केवल ओनली फॉर सेइंग दैट इज लव, बट वो लव रोमांटिक नहीं है। जैसा कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में यू फाइंड डांस, यू फाइंड म्यूजिक, यू फाइंड इमोशन, you find merry making life, you find singing, all these things you see there, तो such a love you don't find there। तो उसमें जो दिखाया गया आंसर सी इज द राइट आंसर, रोमांटिक लव कांकरिंग ऑल ऑब्स्टैकल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उसका सेंट्रल थीम नहीं है। बाकी सारी सेंट्रल थीम है, रिवेंज भी है, जस्टिस भी है, करप्शन ऑफ पावर भी है। रिवेंज कैसा है, रिवेंज में आ जाएगा। अपीयरेंस और रियलिटी क्या है, अपीयरेंस में तो उसको ये लगता है कि हमारे चाचा ने क्या किया है, बहुत हमारे चाचा अच्छे हैं, लेकिन जब गोश्त नजर आता तब बताता नहीं तुम्हारे चाचा ने ही तुम्हारे फादर का मर्डर किया। तो चाचा देखने में कुछ है, रियलिटी में कुछ है जो है। इसी तरह से जो है हैमलेट भी देखने में ओफिलिया के लिए कुछ है और रियलिटी में कुछ नजर आता है। करप्शन ऑफ पावर कैसे होता है, करप्शन ऑफ पावर इस तरह से होता है जब किंग क्लाउडियस जो है अब किंग हैमलेट की हत्या कर देता है, खुद ही वहां का शासक बन जाता है, तो उसको गर्ट्रू को भी कब्जे में ले लेता है और पूरे डेनमार्क में करप्शन ही करप्शन फैला हुआ। तो यह क्या है, ये एक
सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन अगर कोई चीज सेंट्रल पॉइंट नहीं है तो कौन सा है? रोमांटिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आई नो कि सबको आवाज जा रही है, कैन यू रिस्पॉन्ड मी? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? जी सर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द रिकरिंग इमेजरी ऑफ डिजीज एंड डीके सजेस्ट अबाउट डेनमार्क? करें कि जो वहां पे रिकरिंग इमेजरी है, बार बार जो इमेज आती है बीमारी को लेकर, डीके को लेकर के, वो डेनमार्क को क्या सजेस्ट करते हैं, डेनमार्क को कैसे प्रेजेंट करते हैं? द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ लिटरल प्लेग, कि कंट्री में कोई प्लेग आने वाला है। द मॉरल एंड पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट के मॉरल और पॉलिटिकल करप्शन को दिखाया जाता है। Hamlet's psychological deterioration, the inevitability of death, या B is the right answer। जो रिकरिंग का मतलब होता है बार बार घटित होने वाला, कौन सा रिकरिंग? इमेजरी ऑफ डिजीज, जो इमेजरी ऑफ डिजीज और जो डीके दिखाया जाता है डेनमार्क के को लेकर के, यह बताता है कि वहां पर मॉरल और पॉलिटिकल करप्शन राज्य में फैला हुआ है। मॉरल करप्शन कैसे देखने को मिलेगा? वह अपनी जो है बड़े भाई की पत्नी से ही, बड़े भाई की हत्या करके बड़े भाई की पत्नी से शादी कर लेता है, तो उसने राज्य को भी ले लिया। हत्यारा एक तो पहला वो है, कौन हत्यारा है? क्लाउडियस हत्यारा है। क्लाउडियस ने किसकी हत्या की? अपने बड़े भाई की हत्या की। बड़े भाई का क्या नाम था? किंग हैमलेट था। और हत्या किया, राज्य लिया, प्लस बीबी भी हड़प लिया। तो ये एक उस वहां पे जो दिखाया गया, दैट वाज द मॉरल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन क्या है? पॉलिटिकल करप्शन राज्य की सारी संपदा, सारी चीजें जैसा चाह रहा वैसे ही उसका मिसयूज कर रहा है। तो ये रिकरिंग इमेजेस वहां पे दिखाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैमलेट्स फेमस टू बी आर नॉट टू बी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि हैमलेट का प्राइमरी पर्पस क्या है, वो उस डायलॉग से, उस soliloquy से क्या कहना चाहते हैं? टू बी आर नॉट टू बी, टू कंप्लीट, टू कंटेम्पलेट सुसाइड, वो जो है आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। सुसाइड प्लान, हिज रिवेंज अगेंस्ट क्लाउडियस, यह अपने बदले को लेकर के वो क्लाउडियस के बारे में बात करते हैं। टू फिलोसफाइज अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, या सी इज द राइट आंसर। टू बी और नॉट टू बी के माध्यम से ना तो वो जो है ये कहना चाहते हैं कि मैं बदला लेना चाहता हूं, ना ही वो कोई और चीजें बात करते हैं, बल्कि उनका एकमात्र मकसद है, और वह कौन सा उनका मकसद है? टू फिलोसोफाइज अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, जो ह्यूमन कंडीशन है, जो मानव स्वभाव है, उसको एक दार्शनिक अंदाज देना चाहते हैं कि इंसान जब किसी प्रॉब्लम में होता है, when any man is in dilemma, always in dilemma, he thinks, yeah, he is unable to take the proper decision and says that कि to be or not to be। तो to be और not to be का मतलब क्या हुआ? to philosophize about the human condition। एक्सप्लेनेशन क्या है? while the soliloquy does touch on suicide, whether it's nobler in the mind to suffer or to take arms against a sea of trouble, its primarily purpose is to philosophize about the fundamental human condition, specifically the universal question of whether to passively endure life suffering or actively oppose them with death representing the ultimate unknown। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है टू बी आर नॉट टू बी का, कि जीवन में या इस मृत्यु लोक में या इस संसार में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको एक्टिवली फेस किया जाए, या उनको जो है क्या हो जाए, इनएक्टिव होकर के उसको सहन कर लिया जाए और मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाया जाए। इस तरह के दर्शन जो है आते हैं, किसमें आते हैं? हैमलेट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, what dramatic technique does Shakespeare use when Hamlet speaks to the audience without other characters hearing? करें, what dramatic technique does Shakespeare use? कौन सी ड्रामेटिक टेक्निक का यूज शेक्सपियर ने किया है when Hamlet speaks to the audience, जब हैमलेट ऑडियंस से मुखातिब होते हैं, विदाउट अदर कैरेक्टर, बगैर किसी दूसरे कैरेक्टर के सामने, तब उसको क्या कहा जाता है? सालिलिकी। सालिलिकी का ये डिफिनीशन है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये दो वर्ड होते हैं, एक सालिलिकी होता है और एक असाइड होता है। सालिलिकी में जब भी कोई स्पीकर होगा तो वह जो है स्टेज पर अकेला होगा, उसके साथ कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं होगा, देन दैट
then that character addresses the audience. तो हैमलेट जब भी सालिलिकी बोलते हैं, अकेले बोलते हैं, उनके साथ कोई और नहीं होता है. No one is on the stage when Hamlet expresses his emotions, when Hamlet expresses his feelings with audience, तो उसको सालिलिकी कहा जाएगा. असाइड में क्या होता है, हैमलेट या हैमलेट जैसा कोई कैरेक्टर जब भी बोलेगा तो उसके साथ और कैरेक्टर स्टेज पर मौजूद होंगे, लेकिन वे थोड़ा सा दूरी बना लेंगे, आ साइड, इसलिए उसका नाम रखा गया आ साइड, थोड़ा दूर जाते हैं. एंड दे, तब ऐसा लगता है कि जो बोलने वाला उसको लगता है कि वो लोग सुन नहीं रहे हैं, और वह सारी बात क्या करता है, ऑडियंस के साथ रखता है. तो दीज आर द टू वर्ड्स, सालिलिकी, असाइड. सालिलिकी में हमेशा कैरेक्टर एक ही रहेगा स्टेज पर, कोई दूसरा वहां कैरेक्टर नहीं होगा. असाइड में कैरेक्टर और रहेंगे लेकिन वे थोड़ी दूरी बना लेंगे, इसलिए उस डायलॉग को असाइड कहा जाता है. एक्सप्लेनेशन में कि सालिलिकी इज अ ड्रामेटिक डिवाइस, यह एक ड्रामेटिक डिवाइस है, वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स, जहां एक कैरेक्टर बोलता है देयर थॉट्स, अपने थॉट्स को अलाउड, जोर जोर से, व्हेन एलोन ऑन द स्टेज, जब वह स्टेज पर अकेले रहता है. और उसमें वो क्या करता है, रिवीलिंग देयर इनर फीलिंग्स, वो अपने अंदर की भावनाओं को, अपनी मोटिवेशन को ऑडियंस को बताता है. हैमलेट्स 7 सालिलिकीज, हैमलेट की कितनी सालिलिकीज है, हैमलेट में 7 सालिलिकीज है. 7 सालिलिकी ऐसी हैं जो ये इंपॉर्टेंट, 7 सालिलिकी इंसाइट्स आती है, अंदर की भावना को, उसके अंदर क्या उथल पुथल चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वह उन सबको बताती है. क्वेश्चन नंबर 9 है, इन व्हाट डज द माउस ट्रैप प्ले फंक्शन इन हैमलेट. कह रहे हैं कि माउस ट्रैप प्ले कब जो है वो क्यों यूज किया गया था. माउस ट्रैप प्ले, माउस ट्रैप एक थियरी है जिसमें मतलब होता है, माउस का मतलब होता है चूहा, चूहे को कैसे फंसाया जाए, उसी से नाम दिया गया है. इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि क्लाउडियस जो है किंग हैमलेट का मर्डर किया था या नहीं किया था, इस चीज को जानने के लिए वैसी ही सीन क्रिएट की जाती है. जब उस सीन को राजा क्लाउडियस देखेगा तो उसके साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत जरूरी है. इस वजह से इस चीज को लेकर के वो करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो माउस ट्रैप थियरी है वह किसका प्रतीक है, वो कॉमिक रिलीफ का प्रतीक है. नहीं, कॉमिक रिलीफ का नहीं प्रतीक है, बल्कि एज अ प्ले विद इन प्ले, प्ले के अंदर एक और प्ले किया जाता है. दूसरा, एज अ मीन्स टू टेस्ट क्लाउडियस गिल्ट, और उसके माध्यम से पता चलता है कि क्या क्लाउडियस अपराधी है या नहीं अपराधी है. इसके लिए क्या किया जाता है, इस चीज को भुना गया है, गढ़ा गया है. तो माउस ट्रैप थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और माउस ट्रैप थियरी से 2 चीजों का पता चलता है. एक तो क्लाउडियस जो है दोषी है या नहीं दोषी है, दूसरा वह प्ले विद इन प्ले है. तो आंसर डी इज द बोथ बी एंड सी. एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा रहा है, The mouse trap serves as both the play within play, a metaphorical device होता है, ये play within play होता है, वैसी ही घटना वहां पे रिपीट की जाती है. एंड a strategic टेस्ट अरेंज, और एक हैमलेट के द्वारा टू कैच बाई हैमलेट, टू कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, किंग के कंसाइंस को कवर करने के लिए, by staging a play that mirrors the murder of his father, Hamlet hopes to confirm Claudius' guilt by observing his reaction. Question number 10 है, which philosophical tradition, कौन सा philosophical tradition है, which philosophical tradition most influence Hamlet's character, कौन सा philosophical tradition है जो हैमलेट के कैरेक्टर को ज्यादा प्रेजेंट करता है. स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म, humanism, and something nihilism, something there is a word उसमें. and you find here कि आंसर C is the right answer. और एक्सप्लेनेशन में जो दिया गया उसमें क्या बताया गया है कि जो रिनेशा था, रिनेशा में ह्यूमनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसमें जो है क्या होता है, ह्यूमनिज्म में उसकी खासियत होती है कि लोग एजुकेशन लोगों को मिलता है, वे इंट्रोस्पेक्ट होते हैं, अंतःकरण, वे सोचते हैं बहुत ज्यादा, लॉजिकल वे में बात करते हैं और स्केप्टिकल इंक्वायरी करते हैं, हैवीली इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें हैमलेट के कैरेक्टर में देखी जाती है.
हैमलेट से कैरेक्टर, हिज फिलोसफिकल रिफ्लेक्स स्कॉलरली नेचर, हैमलेट का जो कैरेक्टर है उसमें स्कॉलरली नेचर है, वो बीए भी कर रहा है, ग्रेजुएशन उस समय कर रहा है, एंड टेंडेंसी टू क्वेश्चन एवरीथिंग अलाइन विद ह्यूमनिस्ट वैल्यू, और वो सारी चीजों का क्वेश्चन करता है जो ह्यूमनिस्ट, जो मानव से जुड़े हुए हैं और जो उस वैल्यू के लिए जरूरी है शेक्सपियर के समय में। I just want to tell you here one significant point. I just want to tell you here one important point कि humanism plays a very significant role, और humanism बहुत important रहा है, और उसका जो पूरा दिखाया गया कि उसका पूरा का पूरा चीजें कहाँ पे नजर आती हैं, हैमलेट के कैरेक्टर में नजर आती है। तो हैमलेट का कैरेक्टर रिनेशा के अगर किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वह क्या है, ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट पोजीशन डज हैमलेट होल्ड बिफोर रिटर्निंग टू डेनमार्क। डेनमार्क से जब वह वापस आता है, डेनमार्क को वापस आता है, उससे पहले वह कौन सी पोजीशन में था? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एट विटनबर्ग, या वो जो है बीए की डिग्री ले रहा था, कहां से? यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था कहां पे? विटनबर्ग में जो है, ही वॉज होल्डिंग द डिग्री ऑफ बीए, या ही वॉज स्टडिंग इन बीए, और जो है डेनमार्क वापस आने से पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था वो विटनबर्ग में। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि बिफोर रिटर्निंग टू डेनमार्क, डेनमार्क में आने से पहले फॉर हिज फादर्स फ्यूनरल, हैमलेट वाज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग इन जर्मनी, और ये विटनबर्ग कहां पर था? जर्मनी में था। इसका मतलब प्ले में तीन चीजों को लिया गया है। कौन कौन सी तीन चीजें? डेनमार्क को भी लिया गया है, विटनबर्ग को भी लिया गया है, और सॉरी जर्मनी को भी कभी जिक्र किया गया, और एक जगह से जो अटैक होता उसका भी जिक्र किया गया है। This educational background helps explain his scholarly nature, philosophical outlook and difficulty transitioning to the role of avenger। और कह रहे हैं कि हैमलेट क्या है? वो एक तरह का स्कॉलर है, उसके अंदर ह्यूमनिज्म है, वेल एजुकेटेड है, बदले की भावना को बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहता है, लेकिन एलिजाबेथन एज में एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था कि आपको बदला लेना अपने फादर की मौत का। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको कवर्डिस कहा जाएगा, तमाम तरह की चीजें जो है आती हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जॉनरा ऑफ हैमलेट। हैमलेट किस तरह का प्ले है? इट्स अ प्योर ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी विद फिलोसफिकल एलिमेंट्स। वेरी नाइस आंसर, बी इज द राइट आंसर। दैट इज व्हाट? दैट इज कि हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी विद फिलोसफिकल एलिमेंट्स। हैमलेट में रिवेंज की भावना है, भतीजा अपने चाचा को मारना चाहता है। क्यों? चाचा ने जो है अपने बड़े भाई यानी भतीजे के फादर की हत्या कर दी है और उसकी मां से मैरिज कर लिया हुआ। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दिस प्ले। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि while Hamlet is certainly a tragedy, it more specifically belongs to the revenge tragedy genre popular in Elizabethan and Jacobean theatre. However, Shakespeare elevates the form by incorporating the substantial philosophical reflection भी है, complex character भी है, psychology भी है, और political theme भी है। Question number 13 है, what event occurs immediately before the play's final blood bath। कह रहे हैं कि कौन सी घटना घटित होती है जब प्ले में जो है क्या होता है, पूरा ब्लड बाथ दिखाया जाता है। ब्लड बाथ मतलब कि खून की पूरी नदी बह जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइनली उसमें क्या दिखाया गया है। द ड्यूल बिटवीन हैमलेट एंड लेयर्टीज, हैमलेट और लेयर्टीज के बीच लड़ाई होता है। हैमलेट से रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, हैमलेट इंग्लैंड से वापस आता है। ओफिलियाज फ्यूनरल, ओफिलियाज का अंतिम यात्रा यानी उसकी विदाई होती है, उसका दाह संस्कार होता है। द अराइवल ऑफ फॉर्टिनब्रास, फॉर्टिनब्रास का अराइवल। नो, ब्लड बाथ होने से पहले, एक्ट 5 में ब्लड बाथ होने से पहले जो है लेयर्टीज में और साथ ही साथ हैमलेट में ड्यूल होता है। दोनों में बहुत अच्छी खासी लड़ाई होती है जिसमें जो है लेयर्टीज मारा जाता और हैमलेट भी घायल हो जाता है। तो ब्लड बाथ होने से पहले द ड्यूल बिटवीन हैमलेट एंड लेयर्टीज, दिस इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में भी दे रहा है, द ड्यूल बिटवीन हैमलेट एंड लेयर्टीज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय क्लाउडियस। ये किसका प्लान था? क्लाउडियस का प्लान था कि लेयर्टीज को और हैमलेट को लड़ा दिया जाए, दोनों एक दूसरे का मर्डर कर देंगे जब मैं बचा रहूंगा। इसीलिए उसने क्या किया, हैमलेट के खिलाफ लेयर्टीज को खड़ा किया और क्या कहा लेयर्टीज से कि तुम्हारे फादर पोलोनियस का मर्डर तो हैमलेट ने किया हुआ है। As a trap immediately precede the play's final blood bath. During this duel, Gertrude drinks the poison. इसी समय गर्ट्रूड क्या कर लेती है? जहर। गर्ट्रूड कौन है? हैमलेट की माँ। वो जहर पी लेती है। लेयर्टीज वुंड से लेयर्टीज घायल हो जाता है। हैमलेट विद द पॉइजन स्वॉर्ड, और
लेयर्टीज हैमलेट को घायल करता है एक ऐसी तलवार से जिसमें जहर लगा हुआ है। हैमलेट वुंड्स लेयर्टीज, हैमलेट लेयर्टीज को भी घायल कर देता है विद द सेम स्वॉर्ड, उसी तलवार से। एंड हैमलेट फाइनली किल्स क्लाउडियस, और अंत में क्लाउडियस भी मारा जाता है। तो सब लोग मारे जाते हैं, हैमलेट मारा जाता है, लेयर्टीज मारे जाते हैं, पोलोनियस पहले ही मारे जा चुके हैं, गर्ट्रूड जो है जहर का प्याला पी लेती हैं, और लेयर्टीज को जो है हैमलेट घायल कर देता है उसी तलवार से, हैमलेट को लेयर्टीज घायल कर देते हैं उसी जहरीली तलवार से। तो मरने से पहले, इस ब्लड बाथ से पहले, ब्लड बाथ का मतलब कि खून की नदी बहने से पहले जो है ये एक बड़ी घटना वहां पे दिखाई गई है, द ड्यूल बिटवीन क्लाउड हैमलेट स्पेयर क्लाउडियस। हैमलेट जो है क्यों समय खर्च करता है क्लाउडियस के साथ, व्हेन ही फाइंड्स हिम प्रेइंग, जब वह जो है क्या करता है, प्रार्थना करता रहता है। ही लॉसेस हिज नर्व, वह अपने नर्व्स को खो देता है। ही वांट्स क्लाउडियस टू सफर इन हेल, वह चाहता है कि क्लाउडियस हेल में सफर करे। ही फील्स मोमेंट्री पिटी, उसको थोड़े समय के लिए थोड़ा सा दया आ जाती है। He is interrupted by गर्ट्रूड, वह गर्ट्रूड के द्वारा बाधित होता है। नो, एलिजाबेथन एज में ये था कि इफ एनी पर्सन इज ऑफरिंग प्रेयर, अगर कोई आदमी प्रेयर को ऑफर करता रहता है, इन दैट कंडीशन यू कांट किल और मर्डर दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन को, द पर्सन हु इज ऑफरिंग द प्रेयर, इफ यू किल्स और मर्डर दैट पर्सन, तो इट इज बिलीव दैट दैट पर्सन मेक्स हिज एंट्री इनटू हेवन। तो वह चाहता था कि अगर मैं ये प्रेयर करते समय मैं इस आदमी को मार दूंगा तो इसकी एंट्री सीधे कहां पर हो जाएगी, हेवन में हो जाएगी। हमें इसको क्या करना है, मारना अभी नहीं है, चूंकि यह प्रेयर करे, इसीलिए उसको स्पेयर कर देता, छोड़ देता, उसको उस समय वहां पे बख्श देता है। उसके अंदर भावनाएं जागृत होती है। ही वांट्स क्लाउडियस टू सफर इन हेल, वह चाहता है कि क्लाउडियस के लिए जो नर्क का दरवाजा है वो खोला जाए, वह उसका हिस्सा बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, दैट्स गुड। आगे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि हैमलेट स्पेयर्स क्लाउडियस, हैमलेट क्लाउडियस को छोड़ देता उस समय, बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि वह विश्वास करता है, किलिंग हिम ड्यूरिंग प्रेयर, अगर वह उसको जो प्रेयर के समय मारेगा, वुड सेंड हिज सोल टू हेवन, तो उसकी आत्मा कहां पे चली जाएगी, स्वर्ग में चली जाएगी। हैमलेट स्टेट्स नाउ माइट, हैमलेट का यह स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से आप देखिएगा, हैमलेट का स्टेटमेंट है, नाउ माइट आई डू इट पैट, नाउ ही इज प्रेइंग, अभी मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा क्योंकि वह प्रे कर रहा है। एंड आई एम देन रिवेंज, मैं इससे बदला लूंगा बाद में, टू टेक हिम इन द पर्जिंग ऑफ हिज सॉइल, मैं नहीं चाहता कि उसकी सॉइल जो है, उसकी सोल क्या करे, मैं चाहता हूँ उसकी सोल पर्ज करे, उसकी सोल तड़पे, कष्ट में रहे, ना कि उसकी सोल सीधे कहां पे चली जाए, स्वर्ग में चली जाए। When he is fit and season for his passage, जब जो है वह इस दुनिया को छोड़ करके जाए, when he is fit एंड सीजन फॉर हिज पैसेज, जब वो इस दुनिया को छोड़ करके जाए तो उसकी आत्मा नर्क में जाए और वह वहां तकलीफ में रहे। और अगर प्रेयर करते समय मार दूंगा तो वह जो है कहां पे चला जाएगा, सीधे वहां पे जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। दिस शोज हैमलेट वांट्स क्लाउडियस सोल, यह दिखाता है कि हैमलेट चाहता था क्लाउडियस की आत्मा जो है टू सफर, वह सफर करे कहां पर, इटर्नल डैमनेशन तक सफर करे। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट हैपेंस टू रोजेनक्रांज एंड गुलिस्टन इन द प्ले। कह रहे हैं जो प्ले है हैमलेट, उसमें रोजेनक्रांज और गुलिस्टन को क्या दिखाया गया, दे बीट्रे हैमलेट टू क्लाउडियस, वे धोखा देते हैं हैमलेट को क्लाउडियस के प्रति। दे एस्केप टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड बच करके इंग्लैंड चले जाते हैं। दे आर एग्जीक्यूटेड इन इंग्लैंड, बल्कि क्या किया गया, दे आर एग्जीक्यूटेड इन इंग्लैंड, उनको एग्जीक्यूट किया गया है कि वे इंग्लैंड में जा करके हैमलेट की हत्या करेंगे। कौन कौन, रोजेनक्रांज एंड गुलिस्टन, ये चीज आपको ध्यान में रखना। दीज आर द टू कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है, पीजीटी में पूछा जा चुका है कि हु आर दोस कैरेक्टर दैट हैज बीन अपॉइंटेड टू मर्डर हैमलेट इन इंग्लैंड। तो दीज आर द टू कैरेक्टर दैट हैज बीन अपॉइंटेड बाय क्लाउडियस टू मर्डर, रोजेनक्रांज और गुलिस्टन रहे। अब उसके बाद क्या एक्सप्लेनेशन है, हैमलेट री राइट द लेटर, हैमलेट जो है लेटर लिखते हैं क्लाउडियस को, गेव टू रोजेनक्रांज, क्लाउडियस जो है लेटर लिखता, क्लाउडियस कौन, चाचा ऑफ हैमलेट, रोजेनक्रांज को लेटर लिखता है, गिलिस्टन को लेटर लिखता है, रिप्लेसिंग हिज ओन एग्जीक्यूशन ऑर्डर विद वन फॉर देम इंस्टेड। हैमलेट लेटर रिपोर्ट्स टू होरेसियो, हैमलेट होरेसियो को रिपोर्ट करता है, दे आर नॉट नियर माई कंसाइंस, वे मेरे नजदीक नहीं है। Their defeat does by their own
insinuation grow. This demonstrates Hamlet's ruthlessness towards those who betrayed him. कह रहे हैं कि यह जो है बताता है कि हैमलेट उन सारे लोगों से जलता है या उन सारे लोगों से जो है नफरत करता है जो उसको धोखा देते हैं रोज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक सेक्शन 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू मैंने खत्म किया है। अब हैमलेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डायलॉग है हम उस पर बात करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? We have Preeti, we have Dharmen, we have Kamlakant, we have Iffat, Ishrat, Suren ji, Krishna ji, Jaya ji. You all can respond me. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Okay. Now we are going to cover the second section और second section क्या है? To be or not to be. एक quotation है जो कि आपको ध्यान में रखना है। कौन बोला है? हैमलेट बोलता है एक्ट 3 सीन 1 में। उसमें फुल कोटेशन भी दिया गया, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन वेदर इट्स नोबलर इन द माइंड टू सफर द slings and arrows of outraged fortune or to take arms against see our troubles and by opposing at them. ये क्या करता है? ये पूरा डायलॉग हैमलेट ने बोला है, एक्ट 3 में बोला है और सीन 1 में बोला हुआ है। इस डायलॉग का मेन मकसद यही है कि इट शोज द फिलोसफिकल नेचर। कौन सा नेचर? फिलोसफिकल नेचर दिखाता है। दिस इज परहैप्स द मोस्ट फेमस soliloquy इन ऑल लिटरेचर। हैमलेट्स का जो सुसाइड्स है, वेटिंग द पेन ऑफ लाइफ, हैमलेट जो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, उसके अलावा जो कष्ट है जीवन के उसके अगेंस्ट में डेथ के बारे में जो वह सोचता है या उसके दर्शन को दिखाता है। रिवील्स हैमलेट से डीप फिलोसफिकल नेचर एंड हिज टेंडेंसी टू ओवरथिंक रादर देन एक्ट। और यह बताता है कि हैमलेट ज्यादातर चीजों को सोचता है, एक्शन में कम रहता है। अगर हैमलेट ने एक्शन पहले लिया होता तो उसका चाचा कब मार दिया गया होता, लेकिन हैमलेट सोचता है, पहले बोस्ट की चीजों को लेकर के सोचता है, फिर सोचता चाचा प्रेयर कर रहे हैं मारेंगे सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर सोचता बदला लिया जाए या ना लिया जाए, फिर कहता नहीं मुझे पता करना चाहिए मेरा चाचा दोषी है या नहीं दोषी है। तो तमाम ऐसे मौके उसको मिले थे जब वो चाहता तो अपने चाचा की हत्या कर देता, लेकिन उससे चाचा उससे बड़ा निकला और उसने क्या किया, लेयर्टीज जो पोलोनियस का बेटा था उसको तैयार किया हैमलेट के खिलाफ जो है। It captures his existential crisis as he debates whether to endure life's hardships or end them through. कह रहे हैं कि ये जो डायलॉग है यह बताता है कि वह जीना तो चाहता है लेकिन जीने के सामने जो दुश्वारियां हैं, वह जीवन की जो दुश्वारियां हैं, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह, और अभी नवयुवक 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा, तमाम सोच है, वह उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डेथ और तमाम चीजों को लेकर के तमाम दुश्वारियां उसको है। This monologue comes at pivotal moment when Hamlet at his most contemplative. यह डायलॉग उस समय आता है जब हैमलेट अपने सोचने के जो उसका वो है उसके एकदम उरूज पर है। Struggling with his duty to avenge his father, जब वह संघर्ष कर रहा अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए, while questioning the very purpose of existence, तभी वह सोचता है कि हमारे जीने का मकसद क्या है। डायलॉग नंबर 2, ओ व्हाट रोग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। हैमलेट का ये डायलॉग है एक्ट 2। Oh, what a rogue and peasant slave am I! Is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit? Explanation में क्या आ रहा है? In this soliloquy, Hamlet berates himself for his inaction. इस soliloquy में हैमलेट ने अपने आप को बताया ना कि उसका जो एक्शन है वह एक्शन में नहीं, वह थॉट में है। वो अपने एक्शन को लेकर के बात करता है और उसको जब डिले करता तो सोचता अपने एक्शन को लेकर कि वह इन एक्शन में है। आफ्टर वॉचिंग एन एक्टर पैशनेटली परफॉर्म स्पीच अबाउट हेकुबा, वह देखता है कि एक एक्टर है जो कि पूरा रोल परफॉर्म करता है हेकुबा के बारे में। ही इज डिसगस्टेड दैट द एक्टर कैन समन सच इमोशन फॉर अ फिक्शनल कैरेक्टर। उसको लगता है कि वह जो एक्टर है उसने एक काल्पनिक कैरेक्टर के बारे में इस तरह की भावनाएं जागृत की है। While he himself cannot take action, जबकि वह जो है बदले की भावना नहीं ले पा रहा है। To avenge his father's real murder, जबकि उसके साथ जो घटना घटित हुई वो रियल है। तो इसमें ये दिखाया गया, इस डायलॉग में ये दिखाया गया कि एक कैरेक्टर है और वह कैरेक्टर जो है हेकुबा नाम के काल्पनिक कैरेक्टर आदमी के बारे में इतनी सारी स्पीच, इतनी सारी बातें करता है।
और जबकि हैमलेट को पता है कि उसके फादर का मर्डर उसके चाचा ने किया है, लेकिन हैमलेट के अंदर मास्कुलिनिटी नहीं जग रही है, हैमलेट के अंदर एक्शन की भावना नहीं आ रही है, तो वह सोचता है वह बेकार है, वह एक बेकार इंसान है, किसी काम का नहीं है। दिस स्पीच रिवील्स हैमलेट सेल्फ ओथिंग, his awakens of his own paralysis and foreshadows his plan to use the play within play to catch the conscience of the king। कह रहे हैं कि यह स्पीच दिखाती है अब कि वह प्लान बनाता है कि वह जो क्या करेगा, एक प्ले विद इन प्ले का नाटक करेगा और उसमें वो कंसाइंस को कैच करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट डायलॉग है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। हैमलेट का ही बोला गया है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। फुल कोट क्या है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकल्टी, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god, the beauty of the word, the paragon of animals, and yet to me what is the quintessence of dust। ये पूरा का पूरा जो डायलॉग है हैमलेट ने एक्ट मैंने लास्ट में उसको डस्ट का ही हिस्सा बनना, डस्ट में ही जाकर के मिल जाना है। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्पीकिंग टू रोसेनक्रांट, जो हैमलेट है वो रोसेनक्रांट से और विलिस्टन से बात करता है। हैमलेट एक्सप्रेसेस हिज फिलोसफिकल व्यू, हैमलेट जो अपने जीवन अपने दार्शनिक नजरियों को प्रस्तुत करता है ऑफ ह्यूमैनिटी। ही बिगन्स बाय प्रेजिंग मैनकाइंड्स पोटेंशियल, वह आदमी की शक्ति की तारीफ करता है, कैपेबिलिटीज की तारीफ करता है, बट एंड्स विद अ निहिलिस्टिक, लेकिन उसका जो विचार है वो नकारात्मक व्यू में ही खत्म होता है। दैट ह्यूमंस आर मियरली डस्ट, कि ह्यूमन कितना भी ग्रेट हो, कितना भी रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड हो, लेकिन लास्ट में उनको मिट्टी में ही मिलना है। दिस स्पीच रिवील्स हैमलेट्स डिप्रेशन, शायद यह स्पीच दिखाती है कि हैमलेट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, एंड हिज डिसइल्यूजनमेंट, उसकी भ्रम की सिचुएशन को दिखाता है विद ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बारे में। आफ्टर डिस्कवरिंग हिज अंकल्स ट्रेचरी, जब वह अपने अंकल के विश्वासघात को पता कर लेता है। The contrast between the exalted view of mankind and Hamlet's personal despair highlights his melancholy world view। नेक्स्ट क्या है, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट, एक पूछा जा चुका, जितने डायलॉग है सब पूछे जा चुके हैं हैमलेट के, यू कांट मिस इवन सिंगल डायलॉग, ये चीज ध्यान में रखना है। ये किसने बोला है, गर्ट्रू ने बोला है, एक्ट 3 सीन सेकंड में बोला। हु स्पोक दिस डायलॉग, दिस डायलॉग हैज बीन स्पोकन बाय गर्ट्रू। गर्ट्रू कौन है, मदर ऑफ हैमलेट। उसने बोला एक्ट 3 और सीन, और क्या कहती है कि क्वीन गर्ट्रू, जो रानी गर्ट्रू सेज दिस ड्यूरिंग दिस प्ले विद इन अ प्ले, प्ले विद इन अ प्ले के जब चलता रहता तब, द प्लेयर क्वीन रिपीटली वॉज, जो प्लेयर है उसमें वो क्वीन से प्रतिज्ञा दिलाता है नेवर टू रीमैरी इफ हर हस्बैंड डाइज, यदि अगर उसका पति मर जाएगा तो वह कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन गर्ट्रू ने क्या किया, पति के मरने के 3 महीना भी नहीं हुआ था, चंद हफ्तों के बाद ही उसने शादी कर लिया था अपने देवर से, तो उसके प्रॉब्लम को लेकर के बात कर रही है। गर्ट्रूज कमेंट सजेस्ट, गर्ट्रू का जो कमेंट है या सजेस्ट करता है, शी फाइंड्स द प्लेयर क्वींस प्रॉमिसेस एक्सेसिव एंड इनसिंसियर, वह गर्ट्रू देखती है कि जो प्लेयर बात कर रहा है उस लिहाज से गर्ट्रू उस पे खरी नहीं उतरती है। प्लेयर ये कहता है कि अगर आपके हस्बैंड की मौत हो जाएगी तो यू विल नेवर री मैरी, बट गर्ट्रू ने क्या किया, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड गर्ट्रू री मैरिड विद मर्डर, दैट इज द पॉइंट। तो उसको लेकर के ये सारे डायलॉग, दिस लाइन phrases suggesting that excessive denial implies guilt। आगे है लाइन है, दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड, कह रहे हैं कि यह पागलपन हो सकता है लेकिन उसके भी अपने तरीके होते हैं। ये कौन कहा है, ये पोलोनियस कहा है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। किसके बारे में कहता है, हैमलेट के बारे में कहता है। फुल कोट क्या है, दो दिस बी मैडनेस येट दिस इज मेथड इन इट। एक्सप्लेनेशन, पोलोनियस ऑब्जर्व्स, पोलोनियस छुप करके देखता है, अबाउट हैमलेट्स फादर अ स्ट्रेंज कन्वर्सेशन की, हैमलेट अपने अबाउट हैमलेट आफ्टर स्ट्रेंज कन्वर्सेशन की, हैमलेट जो है बात विश्वास करता है हैमलेट हैज गॉन मैड, शायद हैमलेट पागल हो चुका है, फ्रॉम रिजेक्टेड लव फॉर ओफिलिया, क्योंकि ओफिलिया ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया है। ही नोट्स दैट, ओफिलिया कौन रही है, और लेयर्टीज की बहन थी, ये एक परिवार होगा, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। आगे कहता है, ही नोट्स दैट हैमलेट्स वर्ड्स दो सीमिंगली नॉनसेंसिकल, हैमलेट्स के जो वर्ड है वो नॉनसेंसिकल लग रहे हैं, कंटेन मीनिंग एंड लॉजिक, लेकिन उसमें फिर भी मीनिंग और लॉजिक है। वो
एक्चुअली में होता क्या है कि क्लाउडियस ने पोलोनियस को हैमलेट के पीछे लगाया मुखबिरी के लिए। हैमलेट जहां जहां रहता है वो पर्दे के पीछे छुप करके उसके नेचर को पढ़ता है, रीड करता है, देखता रहता है कि व्हाट हैमलेट इज डूइंग। ये तमाम तरह की चीजें वहां पे रहती हैं। This insight is ironic. Hamlet words, though seemingly nonsensical, contains meaning and logic. This insight is ironic as Polonius does not realize that Hamlet's madness is largely an act. The line has become proverbial for describing behavior that seems irrational. कह रहे यह लाइन आज के समय बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है कि जो लोग जो है चीजें कहते हैं या irrational है but actually follows a coherent internal logic, लेकिन इरेशनल में भी कुछ ना कुछ रेशनैलिटी होती है। जैसे हैमलेट देखने में पागल लग रहा है लेकिन हैमलेट पागल नहीं है, बल्कि वह पागलपन का केवल बहाना किया हुआ है और वह पता करना चाहता है कि क्या क्लाउडियस ने मेरे फादर का मर्डर किया या नहीं किया। तो आजकल ये डायलॉग बोला जाता है कि दो दिस बी मैडनेस, देखने में यह पागलपन है, येट देयर इज मेथड इन इट, लेकिन इस पागलपन के पीछे कोई चतुराई, कोई मेथड है, शायद कुछ जानना चाहता है। ये चीजें रही। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, करें कि इस एक नया डायलॉग है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, इस पृथ्वी पर इस स्वर्ग में बहुत सारी चीजें हैं। होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, और होरेसियो, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो कैरेक्टर होरेसियो है या हैमलेट का वफादार है, हैमलेट का अटेंडेंट है। सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं लेकिन होरेसियो बचा रहता है। होरेसियो हत्या करना अपनी चाहता, आत्महत्या अपनी करना चाहता है, लेकिन हैमलेट कहता है नहीं होरेसियो, तुम्हें बचे रहना है पूरी दुनिया को मेरी कहानी बताने के लिए, व्हाट हैपेंड विद मी एंड विद माय फैमिली। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो डायलॉग है ये एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में बोला गया है, हैमलेट ने बोला है, लेकिन किसको संबोधित करके? होरेसियो को संबोधित करके। और क्या कहता है? देयर आर मोर, वो गोश्त नजर आता है किंग हैमलेट का, तो उस गोश्त के संदर्भ में कहा जाता है कि पृथ्वी में तमाम जीव जंतु हैं, इंसान ही अकेले नहीं है, तमाम सुपरनेचुरल क्रिएचर्स भी हैं। तो देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो, दे आर ड्रीम्ड इन योर फिलॉसफी, और देन आर ड्रीम्ड इन योर फिलॉसफी, और हो सकता है हमारे दर्शन से परे भी। एक्सप्लेनेशन क्या है? हैमलेट सेज दैट Hamlet says this to Horatio. Hamlet ये बात कहता है Horatio से after his encounter with his father's ghost, जब उसका सामना अपने पिता के गोश्त से होता है। It suggests that, यह सजेस्ट करता है that reality contains mysteries beyond rational explanation, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एक्सप्लेनेशन से और हमारे तार्किक दुनिया से बाहर है। This line reveals Hamlet's openness, यह लाइन रिवील करता है हैमलेट्स के ओपननेस को टू सुपरनैचुरल पॉसिबिलिटीज, कि बहुत सारी जो है सुपरनेचुरल चीजें हैं, एंड चैलेंजेस है, चैलेंजेस भी रही है, सुपरनेचुरल चीजें चैलेंजेस हैं। होरेसियो's skepticism, it makes a key moment in the play where the natural and supernatural worlds intersect, और ये ऐसी जगह दिखाई गई जहाँ पे नेचुरल और सुपरनेचुरल दोनों मिले हुए इंटरसेक्ट हैं। सेटिंग अपॉन द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वेदर हैमलेट शुड ट्रस्ट, कि हैमलेट को अपने फादर के गोश्त पर ट्रस्ट करे या ना करे। क्यों? क्योंकि हैमलेट नेचुरल है लेकिन उसके फादर का गोश्त सुपर नेचुरल है, तो नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों के दोनों एक जगह पे कन्वर्सेशन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये डायलॉग हमें याद करना है। नेक्स्ट डायलॉग है, दिस अबव ऑल टू दिस ओन सेल्फ बी ट्रू, पोलोनियस एक्ट फर्स्ट सीन 3 में कहता है दिस अबव ऑल, ये जितनी भी चीजें, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, हो सकता है या तुम्हारे बारे में सही हो। This above all to thine own self true, and it must follow as the night day, thou canst not then be false to any man. Explanation में अगर आप देखेंगे, ironically this piece of wisdom comes from the Pompous Polonius, कह रहे हैं कि ये जो piece of wisdom है, जो ज्ञान की बातें, ये पोलोनियस की देन है। As he gives advice to his son, जबकि वो अपने बेटे लेयटीस को सलाह देता है, who is departing for France, जो कि फ्रांस जाने की तैयारी में है। तो किसकी बात की गई है? जर्मनी की भी बात की गई है, फ्रांस की भी बात की गई है, और डेनमार्क की भी बात की गई है। द लाइन सजेस्ट, जो लाइन है ये सजेस्ट करता है दैट ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आर पैरामेंट वर्च्यूज, की ऑथेंटिसिटी, किसी भी चीज की प्रामाणिकता को देखना है, और ऑनेस्ट वे में हमें अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना है कि हमारे अंदर वर्च्यू है या नहीं है, तो किस हद तक है,
तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा आपकी तारीफ करे, दैट इज अनदर थिंग, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डिसिमिनेट, यू हैव टू एग्जामिन how much virtue you have to take that particular thing, you have to examine, you have to introspect yourself whether you have virtue or not. That is the key point, and it's the piece of the advice given by whom? Given by Laertes to his son, given by Polonius to his son Laertes. The advice is sound despite Polonius often being duplication himself. This passage has become one of Shakespeare's most famous life lesson, advocating for personal integrity as the foundation of all virtuous behavior. करें ये जो पैसेज है यह शेक्सपियर का बहुत ही मोस्ट फेमस कोटेशन है जो उनके पूरे जीवन के लेसन को प्रेजेंट करता है, और वो एडवोकेट करते हैं, इस चीज का समर्थन करते हैं कि पर्सनल इंटीग्रिटी से दूर रहना चाहिए एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्चुअस बिहेवियर. समथिंग इज रॉटन इन द स्टेल ऑफ डेनमार्क, ये भी पूछा जा चुका है पीजीटी में. समथिंग इज रॉटन इन द स्टेल ऑफ डेनमार्क, ऐसा लगता है डेनमार्क में सब कुछ सड़ा हुआ है. ये कौन बोलता है? मार्सेलस बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में. जो मार्सेलस एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में, दिस डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जा चुका है. और इसमें क्या बताया गया है इस डायलॉग में, लास्ट पेज है, इसमें बताते हैं समथिंग इज रॉटन टू द स्टेट ऑफ डेनमार्क. मार्सेलस स्पीक्स, मार्सेलस इस लाइन को बोलता है आफ्टर हैमलेट फॉलोज हिज फादर गोस्ट, जब हैमलेट जो है अपने फादर के गोस्ट को फॉलो करता है. इट मेटाफोरिकली सजेस्ट दैट करप्शन हैज, ये बताता है कि पूरे के पूरे डेनमार्क में करप्शन फैला हुआ है, और इसको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. हैज इन्फेक्टेड द डेनिश कोर्ट एंड बॉडी पॉलिटिक्स. दिस फेमस लाइन फोरशैडोज द प्लेज रिविलेशन अबाउट मर्डर. कह रहे हैं कि यह लाइन बताता है कि शायद डेनमार्क में चीजें अच्छी नहीं है, करप्शन है, पॉलिटिकल पावर को लेके बात हुई है, और शायद यहाँ हत्या भी हुई है. राजा की जो हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना छोटा भाई ही रहा है. तो इस तरह की चीजों को लेकर के इसमें बताया गया है. ये भी पूछा जा चुका है, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, ये भी कौन बोलता? पोलोनियस बोलता, एक्ट सेकंड सीन 2 में बोलता है. फुल कोड क्या है? Therefore, since brevity is the soul of wit and tediousness the limbs and outward flourishes. एक्सप्लेनेशन क्या है? पोलोनियस डिलीवर दिस लाइन टू गर्ट्रू, यह जो है वो लाइन गर्ट्रू से बोलता है एंड क्लाउडियस से बोलता है, while explaining his theory about Hamlet's madness, जब वह हैमलेट के पागलपन को लेकर के दोनों के से उस बात को साझा करता है या बात करता है. The irony is that Polonius is notably long-winded and anything but brief, contradicting his own maxim immediately after stating it. कह रहे आयरनी इसमें है कि पोलोनियस ऑब्जर्व करता है कि जो कुछ भी जो है हैमलेट दिखाता है उसमें वह कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता, कहता कुछ और है, करता कुछ और है. तो उसने कहा कि ब्रीविटी इज द व्हाट सोल ऑफ विट. The irony is that Polonius is notably long-winded and anything but brief, contradicting his own maxim immediately after stating. This demonstrates his lack of self-awareness and pomposity. कह रहा यह दिखाता है कि पोलोनियस में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और पॉम्सिटी नहीं है. The line has become proverbial for advocating conscience. करें कि यह लाइन लोगों के कंसाइंस को समझने के लिए, कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ और एक कोटेशन के रूप में यूज किया जाने लगा कि ब्रीविटी इज द सोल ऑफ द विट. लास्ट डायलॉग है इसका, एलास पुअर यॉरिक न्यू हिम होरेसियो. हैमलेट एक्ट 5 में सीन फर्स्ट में बोलता है. फुल कोड क्या है? एलास पुअर यॉरिक न्यू हिम होरेसियो, अ फेलो ऑफ infinite jest of most excellent fancy, he had borne me on his back 1,000 times, and now how abhorred in my imagination it is my gorge rims at it. Here hung those lips that have kissed I know not now oft. Where be your jibes now, your gambols, your songs, your flashes of merriment that were wont to set the table. Explanation क्या दे रहे हैं? ये लास्ट में वो बोलता है और होरेसियो से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना है इस कहानी को बताने के लिए लोगों को. इन द ग्रेवयार्ड सीन में हैमलेट होल्ड द स्कल. ग्रेवयार्ड सीन में हैमलेट क्या करता है? एक खोपड़ी को जो है पाता है यारिक का, द स्कल ऑफ यारिक. ये भी पूछा जा चुका है, YORICK, यारिक की. एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रेवयार्ड सीन किस में होता है? हैमलेट में होता है. और ग्रेवयार्ड सीन में वो कौन सा? जब ओफिलिया को दफन किया जाता है. उसी ग्रेवयार्ड सीन में वो क्या करता है? राजा के दरबार में एक जेस्टर था, जो क्लाउन था, जो मजाक करता था, राजा को हंसाने का काम करता था, उसका नाम यारिक था. तो उसकी जो है खोपड़ी को पाता है और उसको चाइल्डहुड से वो याद करता है. कैसे?
द मोमेंट फोर्सेस हैमलेट टू कन्फ्रंट द फिजिकल रियलिटी, यह मोमेंट दिखाता है कि फिजिकल रियलिटी क्या है, इंसान मरेगा, डस्ट बन जाएगा जब उसने जो पहली बात किया हुआ था, और इंसान डेथ का हिस्सा बनेगा, एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑफ द ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ, और कहता है जीवन की सच्चाई यही है। द सीन ह्यूमनाइजेस, जो यह सीन है यह बताती है हैमलेट एज वी सी हिज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कि हम हैमलेट की उस मेमोरीज को देखते हैं जो बचपन में उसने देखा है, जो कोर्ट में, खास करके कि कोर्ट में कैसे वो यारी खाता था, हंसाने का काम करता था, कंट्रास्ट विद द ग्रिम स्कल, और आज वह उसकी केवल खोपड़ी को देखता, मतलब वह मर गया, धूल में मिल गया। इट रिप्रेजेंट्स ऑफ मैच्योरेशन, यह दिखाता है कि हैमलेट की मेच्योरिटी को, कि अब हैमलेट मेच्योर हो गया है, वह महसूस करता है, और यह दिखाता है कि जितने भी इंसान सब नश्वर है, सबको मरना है, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी, और वह एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी से कंक्रीट फिलॉसफी में जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो विचारों में हो, कंक्रीट का मतलब जो एक्शन में हो। पर्सनल कन्फ्रंटेशन, और तमाम तरह के जो व्यक्तिगत कन्फ्रंटेशन है वह उससे बाहर निकलता है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें रही। सो आई हैव डन इट, आई जस्ट